जैसे हमने कहा कि हमारे वर्कशॉप का नाम है नो योर राइट्स वर्कशॉप, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है यूडीआईडी कार्ड के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई एम श्योर ये वर्कशॉप में आपके आने से पहले आप सबको बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि ये यूडीआईडी कार्ड के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है। कई पेरेंट्स के मन में ये होगा कि मेरे बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो बन चुका है, लेकिन ये यूडीआईडी कार्ड शायद वापस से अलग क्यों बनाना है। तो ऐसे कुछ विचारों के बारे में हमने सुना है ऑलरेडी आप सबसे, और आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक ब्रीफ बता सके कि ये क्या है, ये कार्ड बेसिकली क्या है, इससे मिलने वाले फायदे क्या है और कैसे आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, एक परिचय दूंगी कि यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, और यूडीआईडी कार्ड को हम यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड ऑलरेडी है या फिर आपने अप्लाई किया है, तो बहुत से पेरेंट्स के पास इसका स्टेटस नहीं है कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे मेरा कार्ड अब तक क्यों नहीं मिला है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने कार्ड की स्टेटस या स्थिति कैसे आप जानकारी आप ट्रैक कर सकते हो। यूडीआईडी कार्ड बनाना क्यों जरूरी है और इससे मिलने वाले क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और लास्ट में हम आपको एक डेमो बताएंगे कि एक्चुअली फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। स्टार्ट करके बताएंगे कि आप गूगल में कैसे आप लिंक कॉपी कर सकते हो, कौन सा फॉर्म भर सकते हो। तो वो डेमो सेशन आप ध्यान से देखिएगा और कुछ चीजें आप नोट करते रहिए। हैंडआउट्स हम आपको जरूर भेजेंगे, पर फिर भी आप लिख सकते हैं अपने पास नोट्स। आई एम श्योर कि इतना अभी तक क्लियर है कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं इस 1.5 घंटे में। मैं पहले तो पीपीटी से शुरू करूंगी और उसके बाद जो बचे हुए 1 घंटे हैं उसको हम डेमो के जरिए बताएंगे। और आज का वर्कशॉप हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जा रहा है, पीपीटी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। हो सकता है कि आज का ग्रुप जो आज के पार्टिसिपेंट्स है उसमें से बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो शायद पहली बार आज यूडीआईडी कार्ड के बारे में सुन रहे या जान रहे। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि यूडीआईडी कार्ड एक्चुअली होता क्या है और ये नई चीज ये कब से आई है और इससे हमारे बच्चों को क्या फायदा होगा। दूसरे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जिसके पास पुराना सर्टिफिकेट ऑलरेडी होगा, अब उनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है लेकिन उनके पास पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो क्या उन्हें भी बनाना है ये यूडीआईडी कार्ड, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तीसरा ऐसा कोई ग्रुप होगा, पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अभी तक उन्हें कार्ड नहीं आया है। और कार्ड जब नहीं आता है तो आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकता है, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत से प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अटेंड कर रहे होंगे और वो इस वर्कशॉप के जरिए ये जानना चाहते होंगे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में या उनके एनजीओ में जब वो ये जानकारी आज लेंगे तो वो जानकारी कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के फैमिलीज तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों को कार्ड फिलअप करने में मदद कर सकते हैं। तो शायद ये 4 प्रकार के ग्रुप है जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स में हमें देखने मिलेंगे। ओके, सो अब मैं शुरू करती हूँ कि यूडीआईडी कार्ड का इंटेंशन क्या है, उसका मकसद क्या है, ये क्यों शुरू किया गया था, क्या ये हम सबके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क है, ये ज्यादा टाइम लेता है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहली बात कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के माध्यम से शुरू किया गया है। ये एक नया इनिशिएटिव है, एक नई शुरुआत है और ये शुरुआत इसलिए की गई थी कि हमारे सरकार के जो डेटा है, जो गवर्नमेंट नेशनल डेटा है, उसमें बहुत मुश्किल से कैप्चर होता है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत व्यक्ति को डिसेबिलिटी है। और जब तक हमारे सरकार की नेशनल डेटा में ये नंबर्स रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं होते तब तक जितने भी गवर्नमेंट प्रोविजंस है वो सही तरीके से आप तक पहुंचते भी नहीं है। तो नेशनल डेटा को अच्छे से ये डेटा कलेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए और सही तरीके से ट्रैक करने के लिए
ये कार्ड की जो नई इनिशिएटिव है उसे शुरू किया गया था। ये एक वेब पोर्टल है, यानी कि ये एक बहुत इजी माध्यम है, एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने बच्चे या खुद को, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप अपने बारे में डेटा में फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहती है। और ये आपके लिए बहुत इजी पड़ जाता है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप बहुत सी सुविधाएं आसानी से अपने घर से प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि एक नई शुरुआत है यूडीआईडी कार्ड की, जो अभी तक बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस उस हद तक नहीं पहुंची है। इसलिए हमारे ये वर्कशॉप करने का यही इंटेंशन है कि जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पेरेंट्स को, अडल्ट विद डिसेबिलिटी को इसके बारे में जानकारी दे सके। ये एक हमने एक पिक्चर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये है यूडीआईडी कार्ड का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। मैं रीड करूंगी कि ये इसका वेबसाइट आईडी है http://swavalambancard.gov.in। तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है। हमने ऑनलाइन पिक्चर कॉपी किया है कि जब आप स्वावलंबन कार्ड .gov में आप लॉगिन करते हो वेबसाइट पे, तब इस तरीके से आपका ये पेज दिखता है, लॉगिन पेज दिखता है, जिसमें लिखा होता है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। और इसी के माध्यम से आपको आपकी जानकारी या ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। आप चाहे तो इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड को यहाँ पे ही रखती हूँ और फिर से आपके लिए वेबसाइट रीड करती हूँ, www.swavalambancard.gov.in। तो ये वो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप सबने पिक्चर ले लिया हो, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो ये हम मेरे बाएं तरफ लेफ्ट साइड ये एक कार्ड का कॉपी हमने यहाँ पे सैंपल कॉपी आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जैसे आपका पैन कार्ड या हमारे पास जो आधार कार्ड होते हैं इसी के आकार में है और ये ऐसे ही कुछ दिखता है। तो कौन कार्ड बनाने से क्या बदलाव होगा या फिर क्या, जब आप एक कार्ड बना लेते हो तो इससे क्या नई चीज या नई बदलाव आपकी जिंदगी में हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि ये हम गवर्नमेंट ये आशा करती है कि जैसे आप सबके पास बहुत से पेपर्स रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, या जब भी आप कोई भी हॉस्पिटल जाओ तो इतने सारे फाइल उठा के लेके जाते हो, आपके बच्चे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उसका डॉक्टर का रिपोर्ट होता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये कार्ड जो है वो एकमात्र एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होगा, ये बताने के लिए कि आपके बच्चे को या व्यक्ति को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है। और इस कार्ड के माध्यम से हम ये भी होप करते हैं कि आगे चल के 1 या 2 साल के बाद अगर आप ये कार्ड दिखा देते हो बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, तो इस कार्ड को दिखाने से आपको आसानी से प्रोविजंस और सपोर्ट मिल जाएगी। तो आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंटेशंस और इतने सारे फाइल, इतने सारे प्रूफ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आधार कार्ड हम सबका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वैसे ही यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन कार्ड बन जाएगा। बहुत से लोग हमें ये पूछते हैं कि ये कार्ड जब बनाना हो तो बच्चे की उम्र या फिर पर्सन की उम्र क्या होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि ये कार्ड परमानेंट और टेम्परेरी कब बन सकता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे एक पिक्चर में लिखा है पी। पी यानी कि ये पर्सन अडल्ट है और इनकी डिसेबिलिटी में शायद कोई सुधार नहीं आएगा, तो इनको एक परमानेंट कार्ड हमेशा के लिए मिल चुका है। इसी प्रकार अगर आपका बच्चा छोटा है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो भी आप यूडीआईडी कार्ड बना सकते हो, लेकिन आपको तभी टी मिलेगा, यानी कि टेम्परेरी कार्ड मिलेगा, जिसको आपको कुछ सालों के बाद रिन्यू करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत से लोगों के पास ये सवाल होगा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जस्ट 1 सेकेंड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड दो अलग चीजें हैं या सेम है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये दोनों ये है आपका पुराना फॉर्मेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, जो इस तरीके से दिखता था।
अगर आप में से किस लोग के बहुत से लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट होगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। नए फॉर्मेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार की दिखती है और आपका यूडीआईडी कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। तो जब आपके पास पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो भी आपको इसको न्यू फॉर्मेट में बनाना होगा, यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा और ये दोनों सेम चीजें हैं। तो आपका नया सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखेगा और साथ ही साथ आपको ये यूडीआईडी कार्ड भी मिलेगा। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। सो यूडीआईडी कार्ड हर जगह वैलिड है। अगर आज मैं मान लो दिल्ली में रहती हूँ और मैंने वहाँ के हॉस्पिटल से कार्ड बनाया है, तो अगर मैं मुंबई शिफ्ट होंगी तभी भी ये कार्ड वैलिड होगा, मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आप कहीं पे भी शिफ्ट हो जाइए, आपका कार्ड जिस जिस हॉस्पिटल से बना था आप दूसरी जगह पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हर शहर में वैलिड है। अक्सर पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि मेरे बच्चे को ये डिसेबिलिटी है या उसे ऑटिज्म है या उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए ये कार्ड बनाया जाता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए जो मैं आपसे अभी कह रही हूँ कि कौन किस प्रकार की डिसेबिलिटीज है जिसके लिए यूडीआईडी कार्ड बनाना कंपलसरी है। तो हमारे राज्यसभा ने एक एक्ट पास किया था जो शायद आप में से बहुत से लोग को पता हो सकता है या नहीं पता हो सकता है। तो 2016 में एक एक्ट पास किया गया था जिसको हम अब कहते हैं राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। पुराना एक्ट हमारा 1995 में बनाया गया था जो सिर्फ ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में ही चर्चा करता था। पर अब जो नया एक्ट है जो 2016 में पास हुआ था उसमें कई प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। इसका मतलब कि अगर आपके बच्चे को इन सारी डिसेबिलिटीज में से अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपके बच्चे को भी ये यूडीआईडी कार्ड बनाना कंपलसरी है। और हम देखते हैं कि ये जो 21 डिसेबिलिटी है, जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी नए एक्ट में शामिल की गई है, वो कुछ इस प्रकार दिखती है। आप सब इस स्लाइड का पिक्चर ले सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। मैं आपके लिए रीड करूंगी। तो विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, लेप्रेसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट या किसी भी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको हम सेरेब्रल पॉल्सी बोल सकते हैं या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि 2016 में जो एक्ट में परिवर्तन आया है उस एक्ट के परिवर्तन के बाद मेंटल रिटार्डेशन शब्द को हटाकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है। तो अभी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट बने आप ध्यान रखें कि आपको हॉस्पिटल में से मेंटल रिटार्डेशन नहीं या बल्कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से सर्टिफिकेट मिले। मेंटल हेल्थ, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, कोई भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि अगर आपके ब्रेन से जुड़े अगर कोई आपको दिक्कत या मुश्किलें होती है जिसकी वजह से आपको डिले होता है तो उस वो भी डिसेबिलिटीज इसमें आ जाती है। या फिर अगर आपके बच्चे को अकड़ी आती है तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, पार्किंसन, एसिड अटैक विक्टिम्स भी अब इस डिसेबिलिटी के अब इस 21 प्रकार के डिसेबिलिटी में शामिल किए गए हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो डिसेबिलिटी भी अब इसमें मौजूद है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी दो अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है, इसे साथ में मिक्स ना करें। 3 खून से जुड़े जो कंडीशंस है वो भी इस एक्ट में जुड़े हैं। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल जो है ये 3 खून से जुड़े कंडीशंस है जिसको इस एक्ट में मान्यता दी गई। तो अगर हमें बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या मेरे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या किसी प्रकार की शारीरिक डिसेबिलिटी है तो क्या मेरे बच्चे के लिए भी यूडीआईडी कार्ड बनाना जरूरी है। तो सब जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है।
लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बहुत से शायद इस पार्टिसिपेंट्स जो हमारे आज जुड़े हैं, शायद आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों का सिर्फ लर्निंग को लेकर या पढ़ाई को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें मैथ्स में डिफिकल्टी होती है, लैंग्वेज में। तो अगर आपके बच्चे को सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, अगर आपके बच्चे को सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड आपको भी बनाना है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। और वो अलग इसलिए है क्योंकि पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको पहले बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे उसका असेसमेंट होगा, और बच्चे की उम्र 8 साल होनी चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे की उम्र जो होती है वो 8 साल के ऊपर ही आपका असेसमेंट होगा। आईक्यू टेस्ट होता है, और आईक्यू टेस्ट में अगर 85% आईक्यू आएगा तो ही आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। स्कूल का लेटर बहुत जरूरी है, और स्कूल के लेटर में ये जरूर मेंशन करना जरूरी है कि बच्चे को किन किन पढ़ाई या किन किन सब्जेक्ट्स में मुश्किलें होती है। और ये हमने मुंबई के अकॉर्डिंग हमारे हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं। वैसे ही अगर आप अलग स्टेट में हो तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको आपके बच्चे का जो लर्निंग डिसेबिलिटी हॉस्पिटल है वो ढूंढ के आपको वहां पे अपने बच्चे को ले जाना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है, बाकी डिसेबिलिटीज के लिए वही प्रोसेस है कि आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए पहले आप हॉस्पिटल जाएंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद आपको यूडीआईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एंड में किसी को कुछ क्वेश्चंस होगा इसके बारे में तो पूछिएगा जरूर। ओके, तो अभी मैं फिर से आपको यूडीआईडी कार्ड के तरफ ले जाती हूँ। और यूडीआईडी के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है यूडीआईडी के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान रखें। पहला, आधार कार्ड। आधार कार्ड, अगर सपोज मैं एक व्यक्ति हूँ जिसे डिसेबिलिटी है तो मैं अपना आधार कार्ड रेडी रखूंगी अपलोड करने के लिए। अगर मान लो मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है और मैं उसके लिए फॉर्म भर रही हूँ तो मेरे बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे का आधार कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, इस प्रकार से आपको एक पेपर में, एक सफेद पेपर में, जिस तरीके से पिक्चर में मैंने दिखाया है ये फोटो में, कि सफेद पेपर में बच्चे के अंगूठे का छापा लेना है, और कौन सा हाथ का अंगूठा है, लेफ्ट है या राइट है, वो आपको लिखना है, एल या राइट, एल या आर, और बच्चे का नाम ऊपर इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, व्यक्ति का नाम। तो ये आपको लेना है। अगर आप साइन कर सकते हो तो आप साइन कीजिए, अगर साइन नहीं कर सकते हो तो आप अंगूठे का थंब इम्प्रेशन ले सकते हो। और पासपोर्ट साइज फोटो बहुत जरूरी है, तो वो आप रखिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए अपलोड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है, आपने कभी शायद कोई हॉस्पिटल से आपके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, तो बाकी 3 डॉक्यूमेंट के साथ आप ये पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ कि जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए थे उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मौजूद है तो उसको भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई यूडीआईडी कार्ड नहीं है, पुराना सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपसे वो 3 डॉक्यूमेंटेशन ही अपलोड करेंगे। ओके। कई बार ऐसा है कि जब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो ऑनलाइन बहुत से एक फॉर्मेट मांगते हैं कि इस फॉर्मेट में इतने ही आकार में इतने ही साइज का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो ये कुछ वेबसाइट के रिसोर्सेज है जो अक्सर हम लोग उम्मीद में यूज करते हैं, और ये है resizeimage.net या फिर webresizer.com। तो आप ये दोनों वेब रिसाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो आपके बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो को रिसाइज करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट का आकार छोटा करने के लिए, क्योंकि ये सब ऑनलाइन आपको अपलोड करना है। तो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आप ये 2 वेबसाइट का सहारा ले सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है।
अगर आपको कोई और वेब रिसाइजर साइट पता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। हम अक्सर ये यूज करते हैं और हमें काफी स्मूथली हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं। आप इसका एक पिक्चर ले सकते हैं resizeimage.net या फिर webresizer.com के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन जो फोटोज है, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, उसको उसके आकार को रीसाइज कर सकते हैं। अभी दूसरी चीज कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अगर मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है तो क्या मैं भर सकती हूँ बच्चे के लिए? अगर मुझे डिसेबिलिटी है तो क्या मैं खुद ये फॉर्म भर सकती हूँ? तो ये फॉर्म कौन भर सकता है? तो डेफिनेटली कि अगर हम बच्चे या व्यक्ति का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बच्चे के पेरेंट्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बच्चे के जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, वो भर सकते हैं, या फिर मैं खुद, अगर मुझे डिसेबिलिटी है और मैं अडल्ट हूँ, मैं 18 साल की ऊपर की हूँ, तो मैं खुद भी अपने लिए ये फॉर्म ऑनलाइन आसानी से फिलअप कर सकती हूँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है तो मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे के बिहाफ पे ये फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ। अगर मेरे भाई बहन को डिसेबिलिटी है तो मैं अपने भाई या बहन के बिहाफ पे फॉर्म फिल कर सकती हूँ। या अगर मुझे खुद डिसेबिलिटी है तो मैं खुद के लिए भी ये फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ। हम आपको डेमो में फॉर्म फिलअप करके जरूर बताएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। डेमो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये ऑनलाइन का मतलब क्या होता है और क्या क्या चीजों का ध्यान आपको रखना है, कौन से 3 इम्पोर्टेंट पड़ाव है या लेवल है जिसके माध्यम से आपके यूडीआईडी ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। पहला पार्ट ये है कि यूडीआईडी की वेबसाइट पे आप जाओगे, जो मैंने आपसे कहा था swavambhan.gov.in। आपको पहले फॉर्म फिलअप करना है। एक 4 पेज का इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म होगा जो आपके बच्चे के बारे में या व्यक्ति जिसे डिसेबिलिटी है उसकी जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी होगी। दूसरा ये है कि फॉर्म भरने के बाद अक्सर हॉस्पिटल में जाके असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर दोगे और असेसमेंट नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाके असेसमेंट करिए। और तीसरा कि आप इसको ट्रैक करेंगे। आपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपने असेसमेंट कर दिया है, पर अभी तक आपके पास यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, तो इसको ट्रैक कैसे करें हम वो भी आपको बताएंगे। ओके। ये फॉर्म भरना बहुत आसान है। रिसेंटली हमें ये भी पता चला है कि आप ये फॉर्म अपने फोन से भी भर सकते हो। एक फोन पे आपको ये ऐप डाउनलोड करके भर सकते हो। मे बी हम आपको उसके बारे में जानकारी हैंडआउट्स के माध्यम से दे सकते हैं। पर अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे या फिर आप कोई नजदीकी साइबर कैफे के बारे में जानते हो तो वहां पे जाके आपको ये ऑनलाइन फिलअप करना है। आप घर पे बैठे आराम से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो दिए गए वेबसाइट पे लॉगिन कर कर। पहला कि आपको जब आप ये लॉगिन करोगे ये स्वावलंबन वेबसाइट पे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। ये जब आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा आपके सामने और उसमें आपको आपके बच्चे की या व्यक्ति की प्रॉपर सही तरीके से जानकारी को फिलअप करना है। जैसे ही आप सारी जानकारी फिलअप कर देते हो आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तब ऑटोमेटिकली आपके दिए गए फोन नंबर पे आपको 20 अंकों वाला या 20 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। वो एनरोलमेंट नंबर बहुत ही जरूरी है, उसे संभाल के रखिए क्योंकि उस एनरोलमेंट नंबर के जरिए ही आप ट्रैक कर पाओगे कि आपके कार्ड की स्टेटस या स्थिति क्या है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, स्वावलंबन वेबसाइट पे जाकर आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर यूडीआईडी कार्ड एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये दोनों साथ एक ही चीज है, हाँ, अलग नहीं है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन खुल जाएगा। एप्लीकेशन में 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और वो आपको प्रॉपरली भरना है। जब आप भर लोगे, फिल कर लोगे तो रीचेक करना। जब आपको लगे कि सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो सही तरीके से लिखी है तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके दिए गए रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आपको 20 अंकों का एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। उसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका आपका जो हॉस्पिटल का लिस्ट है या आपको कब आपका कार्ड मिलेगा, आप आसानी से उसे ट्रैक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि ये ऑनलाइन कैसा दिखता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है उस फॉर्म को, और उसकी प्रिंटेड कॉपी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उस प्रिंटेड कॉपी में आपको हॉस्पिटल के नाम दिए जाएंगे कि जो आपके एरिया के अनुसार होगा। याद रखिए कि आधार कार्ड बहुत जरूरी है ये फॉर्म भरने के लिए। तो आधार कार्ड में जो भी आपका स्टेट होगा, उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स के नाम दिए जाएंगे, और आपको उसी हॉस्पिटल्स में से कोई एक हॉस्पिटल में अपने बच्चे को असेसमेंट के लिए ले जाना होगा। ये नजदीक हॉस्पिटल, ये बहुत नजदीक रहते हैं हॉस्पिटल सारे, तो आपको शायद 3-4 हॉस्पिटल के नाम दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपके घर के नजदीक होगा आप उसी हॉस्पिटल का नाम चुन के जा सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंटेड कॉपी में हॉस्पिटल्स के नाम दिए जाएंगे, उस नाम के अनुसार आप अपने बच्चे को या खुद को उस हॉस्पिटल में ले जाएंगे, किसके लिए? असेसमेंट के लिए। एक बहुत जरूरी सूचना हम देना चाहते हैं कि जब पैंडेमिक के सिचुएशन से पहले अक्सर 15 दिनों का समय दिया जाता था। मतलब कि मैंने आज अपना यूडीआईडी ऑनलाइन फॉर्म भरा, मुझे आज रिसीट आ गई कि मैं ये सारे हॉस्पिटल्स में जा सकती हूँ। उस 15 दिन के अंदर मुझे हॉस्पिटल में विजिट करना होता था, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हम अभी हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। यहाँ पे मुंबई में बहुत से हॉस्पिटल्स अभी भी बंद है, कुछ हॉस्पिटल्स चालू हो गए हैं, कुछ हॉस्पिटल सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों का सर्टिफिकेट या असेसमेंट फिर से कर रही है। तो आपके स्टेट के अनुसार आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कौन सी शुरू हो गई है सर्टिफिकेशन बनाने के लिए। तो आपको अब 15 दिन जाने की जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप अच्छे से पता करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका आपका हॉस्पिटल आपके स्टेट में अभी भी बंद हो। और फिर भी फॉर्म फिलअप करके रखिए, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल खुलेगा तो आपको ये फॉर्म दिखाने से आसानी होगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूडीआईडी कार्ड जब आप ये फॉर्म फिलअप कर दोगे, आप हॉस्पिटल में असेसमेंट कर दोगे, आपका सब काम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि यूडीआईडी कार्ड आपके घर के दिए हुए एड्रेस पे कब डिलीवर होगा। तो वो यूडीआईडी कार्ड जो है वो डिलीवर होते होते तकरीबन उसको 6 महीने लग जाते हैं। और इसलिए वो 6 महीने लगते हैं क्योंकि कार्ड जो है वो दिल्ली से प्रिंट होके आता है, वो आपके स्टेट से प्रिंट होके नहीं आएगा, वो दिल्ली मिनिस्ट्री से प्रिंट होके आता है। और तकरीबन हर दिन वो 15,000 कार्ड प्रिंट करते हैं। तो इस वजह से आपके घर तक आते आते 6 महीने लगते हैं। जरूरी नहीं कि 6 महीने लगे, कई बार बहुत से फैमिलीज को 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में भी कार्ड मिल चुका होता है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि यूडीआईडी कार्ड आपको थोड़े समय के बाद मिलेगा, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको 2 महीने में आपके हॉस्पिटल से मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको आपके हॉस्पिटल से 2 महीने बाद मिल सकता है, यूडीआईडी कार्ड थोड़े समय के बाद आपको मिलेगा। पर फिक्र मत कीजिए, यूडीआईडी कार्ड हार्ड कॉपी भले ही आपको देर से मिले, लेकिन आप इसका एक सॉफ्ट कॉपी, आपका जो 20 अंकों का एनरोलमेंट नंबर है, उसको अगर आप क्लिक करोगे ऑनलाइन, तो आप अपना सॉफ्ट कॉपी का भी प्रिंट आउट लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको हार्ड कॉपी का इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप सॉफ्ट कॉपी के जरिए भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। बस प्रिंट ले लीजिएगा, उसका एक कलर प्रिंट ले लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको 1 से 2 महीने के बीच मिल जाएगा, और इस फॉर्मेट में मिलेगा, इस नए फॉर्मेट में मिलेगा। इस नए फॉर्मेट की खास बात यह है कि इसमें आपको भारत सरकार का स्टैंप दिया जाएगा, स्वावलंबन वेबसाइट का लोगो मेंशन होगा, और डिटेल में आपके बच्चे या व्यक्ति के डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी दी जाएगी परसेंटेज के साथ।
और इसमें एक स्कैन क्यू भी है, आप इसको ऑनलाइन कहीं से भी स्कैन कर सकते हैं, हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको शायद। ओके। अब लास्ट में हम ये सवाल आता है कि मुझे मेरे कार्ड का स्टेटस अगर चेक करना है। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है पर अभी तक कार्ड नहीं मिला है, बराबर, यूडीआईडी कार्ड अभी तक नहीं मिला होगा आपको। तो आपका स्टेटस जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप वापस से स्वावलंबन वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पे एक साइड में लिखा रहता है कि टू ट्रैक योर स्टेटस, मैं आपको बताऊंगी सैंपल। टू ट्रैक योर स्टेटस, उसमें आप ये 20 अंकों का जो डिजिट आपको दिया गया था आपके फोन पे, आप वो नंबर टाइप करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे आपको आपकी कार्ड की स्टेटस पता चल जाएगी कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है, कि वो अभी तक बना नहीं है, कि वो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में डिलीवर हो चुका है। तो वो जानकारी आपको सब मिल जाएगी। देखिए, तो यूडीआईडी जो वेबसाइट है स्वावलंबन, उसमें ये अलग अलग प्रकार के रिक्वेस्ट है, ये बहुत जरूरी है नोट करने के लिए। पहला रिक्वेस्ट कि अगर आपका कार्ड आपको अप्लाई करना है तो वहां पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना कार्ड रिन्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन। अगर आपका कार्ड खो गया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैक योर एप्लीकेशन। देखिए जो मैं बोल रही थी ना, ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो अपना 20 डिजिट एनरोलमेंट नंबर ऐड करके आप ट्रैक कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल डाउनलोड करके भी कर सकते हैं ई डिसेबिलिटी कार्ड के माध्यम से। आप अपना कोई भी डिटेल, अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रोफाइल चेंज हुआ हो या घर का एड्रेस को चेंज हुआ तो आप उसको भी इस पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। फिर से मैंने शेयर किया है स्वावलंबन कार्ड डॉट जीओवी वेबसाइट के बारे में, आप इसका पिक्चर फिर से क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे सपोर्ट आपको ऑनलाइन आराम से आसानी से मिल जाएंगे। बस अपना 20 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर का आप ध्यान रखिए, वो मत भूलिएगा। अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि यूडीआईडी कार्ड जहाँ से बनता है, मैं डायरेक्टली आपको उनका रिसोर्स नंबर दे रही हूँ। तो मिस्टर गौरव गुप्ता है जो यूडीआईडी कंसल्टेंट है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आज का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद बहुत से पेरेंट्स इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि मेरा कार्ड अभी तक नहीं आया है या बहुत समय हो गया है, तो आप मिस्टर गौरव गुप्ता जी से कॉन्टैक्ट करें। अपना एनरोलमेंट नंबर बताइएगा, वो आपको आपके कार्ड के डिटेल्स जरूर दे देगी। ये उनके 2 नंबर्स हैं, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं और अपने कार्ड की जानकारी या कोई भी मुश्किल अगर आपको फेस होती है तो आप जरूर कीजिए। या फिर जिस हॉस्पिटल में आपने अपने बच्चे का तपास या असेसमेंट करवाया था, वहां जाकर भी आप अपने कार्ड का स्टेटस या आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है समय पे, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। या फिर हमें उम्मीद में कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद मुझे क्या फायदा मिल सकता है, मेरे बच्चे को क्या स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी रिजर्वेशन के बेस पे, या मुझे ट्रैवल कंसेशन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आंसर इज यस। यूडीआईडी कार्ड बनाने से बहुत से फायदे होते हैं और हम आशा करते हैं कि जितना हो सके लोगों को जितना अवेयरनेस इस कार्ड के बारे में आए, उतने वो लोग ज्यादा कर ये कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। और फ्यूचर में हम देखते हैं कि जो भी प्रोविजन और स्कीम्स है जो अभी मिलने में मुश्किल होती है, वो आगे मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पहली बात आपका सारा इंफॉर्मेशन नेशनल डेटा में कैप्चर हो गया होगा। तो अगर आपको आपका आपका हक ना मिले तो आप कंप्लेन कर सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो, और आपका रिकॉर्ड तो ऑलरेडी नेशनल डेटा पे चला गया है। तो आपको जो प्रोविजन और स्कीम्स है, चाहे वो एजुकेशन में हो, ट्रैवल कंसेशन में हो, कानूनी देखभाल करता हो, कोई भी प्रकार के एड्स एंड अप्लायंसेस हो, जैसे कि आपको अगर व्हील चेयर खरीदना हो, हियरिंग एड खरीदना हो, तो उसमें आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कार्ड बनाने के बाद बहुत से फायदे मिलते हैं, फाइनेंशियली, रिसोर्स वाइज, सपोर्ट वाइज। तो आपको ये सब चीजों का मदद मिलता है। तो जितना हो सके आप बाकी पेरेंट्स को भी इस कार्ड बनाने के फायदे बता सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि जो चीजें आपको मिलनी चाहिए थी, आपको आपका हक नहीं मिला, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें, आप नई दिशा को कांटेक्ट करें, आप उम्मीद को कांटेक्ट करें, हमें कांटेक्ट करें और हमसे अपने जो क्वेरीज है वो शेयर करें।
डेमो शुरू करने से पहले मेरी सहभागी अश्विनी जी आपके साथ अभी डेमो करके बताएगी, एक्चुअल फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो बताएगी। तो वो बताने से पहले मैं अपना पीपीटी एंड करना चाहूंगी ये बताने के लिए कि नो योर राइट्स वर्कशॉप हम पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, उसे कैसे बनाना है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद डिटेल में हमें क्या प्रोविजंस या कंसेशंस या सपोर्ट मिलेगा। तो हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं फिर से 11th एंड 12th दिसंबर को, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होगा जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो आप प्लीज इसे अटेंड कीजिए और अटेंड करने के लिए इस दिए गए नंबर पे रजिस्टर करिए। इसका एक पिक्चर आप क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद और हमारी टीम यूडीआईडी वर्कशॉप या नो योर राइट्स वर्कशॉप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंडक्ट करती है। तो अगर किसी और को आप चाहते हैं कि हम आपकी संस्था में कंडक्ट करें तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा डिटेल्स है, ये उम्मीद का और उम्मीद सोशल वर्क टीम का ईमेल आईडी है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, उम्मीद को ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारी टीम का फोन नंबर है, तो प्लीज आप कॉल कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर कि आज जो मैंने आपको बताया है यूडीआईडी के बारे में, आपके प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं और हम शायद बहुत से प्रश्नों का उत्तर आज ना दे पाए, तो आप हमें इंडिविजुअली भी हम तक जरूर पहुंच सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अंबिका, डू वी नीड टू हम डेमो शुरू कर दे या फिर हम क्वेश्चन आंसर्स बीच में अभी पॉज लेके थोड़ा ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम? I think it's fine. We can do the demo. तो एक ही साथ we can address the जी, questions. ओके फाइन, चलेगा। Okay. श्योर। सो अश्विनी, हम डेमो शुरू करते हैं। अश्विनी आपको आप डेमो बताएगी कि कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। आप सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों का नोट भी करते जाइए। हैंडआउट्स में हम जरूर शेयर करेंगे, बट ऑल्सो कीप ऑन शेयर नोट टेकिंग डाउन नोट्स। मैं ये स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर। Thank you, Aditi. I'll share the screen. तो जैसे कि अदिति ने हमें बोला है कि हम जब यूडीआईडी फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें www.swalampangcard.gov.in पर जाना है। जब आप आपका गूगल क्रोम खोलेंगे तब आपको ये वेबसाइट डालनी है और जैसे ही आप वेबसाइट ओपन होगी तो आपको इस तरीके से पेज दिखेगा और यहाँ पर आपको रजिस्टर करके, आप अगर नए हो तो आपको रजिस्टर करना है या फिर आपको आपका ट्रैक वगैरह करना है या कुछ एडिटिंग करनी है फॉर्म में तो आप लॉगिंग पर जा सकते हो। तो नए फॉर्म का फिलअप करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन पर जाना है और साथ में हम आगे बढ़ते हुए हमें फिर कैसे दिखेगा हमारा फॉर्म ये देखते हैं। तो जैसे कि हम जब रजिस्टर पर जाते हैं तो इस प्रकार हमारा पेज ओपन होता है जिसमें हमें 4 स्टेप्स दिखते हैं। पहला है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जिस पर्सन विद डिसेबिलिटी का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस, कहाँ रहते हैं एंड ऑल। और फिर उनके डिसेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी डिसेबिलिटी है उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनका एनुअल इनकम क्या। Is it just me or is Ashwini's voice? No, I think Ashwini has lost Okay. her. Yes, Okay. yes. Okay. Oh, wait, I'll just call her once again. Sure. Resume recording, yeah. So one of the first few questions was, why is a person with less than 40% disability not considered a disability? Okay. So thank you for that question. और ये इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर लेस देन 40% बिकॉज जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने अलग अलग टीम्स, जैसे कि मेडिकल टीम अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट,
they have a scale जो वो लोग follow करते हैं, and it's completely depending on all the functioning of the body, whether it's physical functioning या आप cognitive functioning बोलो, तो उसके हिसाब से 40% जो है उनका टूल, जो उनका कट ऑफ है, उनके स्केल के हिसाब से वही परसेंटेज उनको मेडिकल बोर्ड के टूल के हिसाब से स्टैंडर्ड परसेंटेज दिया गया है. सो उसके नीचे अगर हम बोलते हैं तो ये हम बोलते हैं कि द पर्सन वो इंडिपेंडेंटली सोसाइटी में फंक्शन कर सकता है. वेयर एज अ पर्सन जिसका 40% आता है या उसके ऊपर आता है, तो हम ये बोलते हैं कि शायद डेली लिविंग में ये पर्सन को इंडिपेंडेंट चीजें करने में मुश्किलें हो सकती है. ये मेडिकल बोर्ड का परसेंटेज जो है, ये टूल ये उनके जो स्कोरिंग मेथड्स है उसके अनुसार किया जाता है. सो दैट इज वाई अभी तक ये 40% ही कट ऑफ है, एटलीस्ट इंडियन स्केल के अकॉर्डिंग. Okay, great. And also another unrelated question I wanted to ask, आपने एक नंबर दिया था किसी के some point of contact जो दिल्ली में है, is it like a helpline? कोई भी कॉल कर सकता है अगर कोई query हो? It's a helpline. Okay. Yes, so there are two numbers. So one definitely the other number जो है वो helpline number है. There's another number जो cell phone number है, वो भी official number ही है. It's just that कि जो अपने UDID कंसल्टेंट है वो उनके पास वो फोन रहता है. So definitely कोई भी कांटेक्ट कर सकता है एंड वो क्वेरी इजिली आंसर हो जाता है. मोस्टली क्या होता था कि वो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते रहो तो रिंग बजती है, कई बार फोन नहीं उठाया जाता है. तो इसलिए हमने गौरव जी से रिक्वेस्ट किया कि वो अगर हमें कोई अपना डायरेक्ट नंबर डिपार्टमेंट का शेयर करे तो आसानी हो जाएगा रीच आउट करने. आई थिंक अश्विनी इज बैक. Yeah. Can I just ask one question? क्योंकि ये दो बार आ चुका है. It's one of the first few questions. I think Lalita and now Sarita has also asked the same question. कि Bangalore में instead of just a disability card, there is a kind of a book that is given. You know, I mean Sarita and Lalita, आपको specifically पूछना था कुछ, the reason why you share that. Is there any reason why you want a clarification on that? आप बता सकते हैं प्लीज. Please unmute yourself, one of you, Sarita or Lalita. Hi Ambika and Aditi. Thanks for conducting this workshop. It's really very much helpful. I was trying to make UDID card from long time. Sure. But the thing is like when I have applied a disability book, it was given like that from Newmans. Even I got it from Victoria Hospital, Bangalore. Okay. So the thing is they gave some book kind of thing, some 10-15 pages book, which is like a small book and it is valid for 5 to 7 years, something depending upon my son's age, something like that. The thing is like when I tried to apply UDID card online, they were asking some already old certificate ka kuch number they are asking, which is not at all available in that book. So that was the issue with me. Okay. So Lalita, I would like to say I think different states have different way to produce the report to give the certificate. For example, in Mumbai, when you go to any hospital, they will give you a file, and you need to carry that file with every time you go to any place. So I think in Bangalore there might be giving like a book sort of form of a report which has a lot of reports. If you could just maybe separately on our number, you can just WhatsApp that image of that book. We could also see what does it comprise of. But definitely when you fill up the UDID form online, they will have two options. Either for example, they will ask you that do you have a disability certificate already. So if you say no, then you mark no, and then you will get a completely fresh forms with all information starting from scratch. In case if you put that you already have a disability certificate, yes, then they will ask you old certificate ka enrollment number. So on your certificate there will be a GR, there will be a number mentioned on your paper. That number they have been asking for you. So only in cases where you put that yes, I do have a disability certificate already, then they will ask you the disability certificate number which is given on your report. So what you could do, Lalita, can you share after this workshop, please share your image of a disability certificate which is given by this hospital on our number which I have mentioned in the end, on our contact social work team contact number. So I can guide you individually what you can do. Sure. Yeah? Thank you.
Yeah, And sure. also, Sarita, Thank the you. same related question. She's also from Bangalore. She said now they have moved to Hyderabad. Do they have to take a new certificate because the No. formats Yes. are very different? Will No, it no, be no. universal? Okay. So the UDID card, once Yes. they, I don't know whether she got a UDID card or not, but UDID card No, is valid. disability certificate. Okay. No, So, I don't have a UDID card. We have the Yeah. same disability certificate what I got from Bangalore. Okay. Presently, we are in Hyderabad. So, is Okay. it different for the different states or what? I don't know. No, so so first of all, UDID card is same across all the hospitals. Disability certificate format might differ, Yeah. but they will. What you can do when you shift to Hyderabad, you can just visit a hospital just for a verification, and Right. then if they say ki, this is fine, then just keep your Bangalore certificate with you. You don't have to change it, so you don't have to start the process again. Uh, So, certain. Sarita, yeah, to add to that, in Yeah, Ambika. Hyderabad, it's also called the Sadaram certificate, right? So, there is a Yes, slight right. difference. So, in Yeah. Hyderabad, the place to go for all this are Me Seva centers. There are Me Seva centers around the city. There you can. So, I would recommend when times are a little better for you to be able to go out to the office. You can go to the Me Seva center that is closest to your area of residence, and you can ask them, because now the new processes in Hyderabad, all disability certificate sort of appointment bookings and procedures go through these centers. So you can maybe give them a call even before going. Try and see if there is a helpline that you can call. If you are unable to find, do let us know. We'll also try to find out for you and get back to you on that. Okay. Yeah. Is it NIMH we have to go, Ambika? No, it's just one of the places is NIMH for the assessment, because in this case you already have a disability certificate. Yes, Clearly yes. the assessment is done, but I'm Yes. not entirely sure if this would be considered a fresh application. Unlikely, but No. it's better Yeah. to, that's what Aditi is saying. So you don't have to, but maybe there may be some procedural differences that have to be accounted for because you have come to a different state. Ideally, I think UDID, this issue can be unified where you get it in one state, it's going to be, I think that was the main intent also. Yes, So yes, let's yes. Thank you. Thank you, yeah. Aditi. Yeah, Yeah, yeah. okay. Thank you, Ambika. Sure. Thanks. Thank you, Aditi. Sorry, I don't mean to break your trail of thought. We'll go back to the demo and then we'll come back to questions. Is that fine, Aditi? Sure, definitely. Yes. Go ahead, Ashwin. Sorry for the inconvenience. There was a network issue. So we'll start again. So now it's fine, na? You can hear me na properly? Yeah, we Okay. can hear. Yes, we can. Yeah. So once you open the page, तो हमें इस तरीके से पेज दिखेगा और वहाँ पर 4 स्टेप्स है फॉर्म के, जो हमें ये स्टेप्स फिल करनी है. सो ये फॉर्म कोई भी फिल करता है, जैसे कि अदिति ने हमें बताया, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी फिल कर सकते हैं या उनके माता पिता या फिर सिबलिंग. तो हमारा फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, सेकेंड स्टेप है डिसेबिलिटी डिटेल्स, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंड फोर्थ इज आइडेंटिफाई डिटेल्स. तो जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में व्यक्ति का, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके डिटेल्स आते हैं, नाम, एड्रेस एंड ऑल, एंड देन उनकी डिसेबिलिटी के बारे में. और थर्ड इसमें आता है, अगर वो व्यक्ति काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनका एनुअल इनकम की डिटेल्स आती है. और अगर वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके पेरेंट्स के डिटेल्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो भी एनुअल इनकम डिटेल्स होगी. सो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है. तो ये पहले तो ये फॉर्म हमें 2 लैंग्वेज में फिल करना पड़ता है. फर्स्ट इज इंग्लिश एंड सेकेंड इज योर रीजनल लैंग्वेज. तो आपकी जो भी रीजन की लैंग्वेज हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज है. तो और साथ ही साथ हमें यहाँ पर पर्सन के दोनों लैंग्वेज में नाम डालने हैं और जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी है. तो हमें पहले तो हम उस व्यक्ति का नाम डालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है जिस व्यक्ति की. तो उस व्यक्ति का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम. और जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले इंग्लिश में जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है हमने उस व्यक्ति की, और साथ में हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे उस व्यक्ति के रीजनल लैंग्वेज में, जो यहाँ पर आप देख सकते हो. तो यहाँ पर आप रीजनल लैंग्वेज 2 प्रकार से आप नाम डाल सकते हो.
पहले तो आप कॉपी पेस्ट कीजिए इसी इंग्लिश नाम को नीचे और स्पेस एंटर करके आप उस व्यक्ति का नाम ऐड कर सकते हो, या फिर आप गूगल इनपुट की सहायता ले सकते हो या फिर गूगल ट्रांसलेशन की, जिसमें आप कभी-कभी ऐसा होता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा जो ये साइट पे नाम आता है उसमें काना मात्रा या फिर वेलांटी इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं जो कि हमारे आधार कार्ड के नाम से मैच नहीं करते। तो फिर हमें उस बात का ध्यान रखना है जो हमारे आधार कार्ड पर नाम दिया है वही नाम हमारा करेक्ट ये फॉर्म पर आए। तो आप गूगल इनपुट्स की सहायता से वो करेक्ट नाम लिख सकते हो। और फिर नेक्स्ट होता है नाम लिखने के बाद आपको जो भी एप्लीकेंट है उनके माता पिता का नाम भी पूछा जाता है में। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस पर आपको हैशटैग दिखेगा रेड कलर में। दैट मीन्स कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म के स्टेप्स है जो हमें कंपलसरी ये फॉर्म फिल करते वक्त भरना है, ये फिल करना है। विदाउट इसके फिल किए बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं, ये मैंडेटरी है। इसके अगर ये एम्प्टी रहा स्पेस कहीं पर तो ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर देखोगे आप फादर्स नेम में तो यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, तो ये अगर ऑप्शनल है, अगर हम नहीं फिल करेंगे तभी भी चलेगा। जैसे कि बर्थ डेट भी मैंडेटरी है, हमें फिल करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हमें बर्थ डेट में उस व्यक्ति का मंथ डेट डालना है, देन मंथ एंड ईयर, देन ऑटोमेटिकली जो भी ईयर होगा व्यक्ति ईयर्स के होंगे वो कैलकुलेट करके वहाँ पर ईयर आ जाता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का जेंडर हमें कंपलसरी देना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो भी मोबाइल नंबर हम यूज़ करते हैं जो करंट सिचुएशन में वर्किंग है उस नंबर को हमें ऐड करना है और जो लॉन्ग टर्म यूज़ रहेगा उस मोबाइल नंबर को, क्योंकि हमें और ईमेल आईडी जो आप वर्क करते हो, पर ईमेल आईडी भी अगर नहीं है पर मोबाइल नंबर डालना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपको जब आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा वो एसएमएस थ्रू आपको आपके मोबाइल पर नंबर भी आ जाएगा। तो आपको का एक अपडेट रखने के लिए या फिर ट्रैक करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा एनरोलमेंट नंबर के लिए। या तो हम मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद ईमेल आईडी जेंडर ऐड करने के बाद फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और कैटेगरी। तो कैटेगरी में हमारे कास्ट के रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ पर आप सिलेक्ट का ऑप्शन है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चे का ब्लड ग्रुप, या जो भी व्यक्ति है जो फॉर्म फिल कर रहा है उनके ब्लड ग्रुप को हमें सिलेक्ट करना है और वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में अगर वो व्यक्ति मैरिड है, अनमैरिड है या विडो है, जो भी मैरिटल स्टेटस होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। और आज जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने मैरिड सिलेक्ट किया है तो स्पाउस का नाम पूछते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। और अगर वो व्यक्ति अनमैरिड है तो उस व्यक्ति का स्पाउस का नाम नहीं पूछेंगे। और साथ ही साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर, व्यक्ति के सिग्नेचर, फोटो एंड जो कि हमें प्री फॉर्म फिलअप करने के पहले ही हमारे हाथ में रखने चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका साइज दिया है जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं उसका। तो देखिए यहाँ पर आपको जो फोटोज की साइज होती है 15 टू 30 KB, जो वीडियो में अभी आपको 500 दिख रही है बट अभी वो 30 KB इम्प्रूव चेंज होके हुआ है। और आपका सिग्नेचर का साइन होता है 3 टू 30 KB। और जो फोटोज होते हैं उसका फॉर्मेट होता है फोटोज का, जो आता है JPNG, JPG, GIF एंड PNG फॉर्मेट में।
अगर आपके फोटोज या फिर जो सिग्नेचर है अगर इस फॉर्मेट में नहीं होंगे तो फिर ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता, ये फोटोज अपलोड नहीं होते यहाँ पर। तो इसीलिए अदिति ने आपको रिसोर्स में इसमें बताया था कि हम वेब रिसाइजर का भी इस्तेमाल करके ये फोटोज की साइज को रिसाइज कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से हम साइज को फोटोज को ऑलरेडी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं अगर पहले ही हमने फोटोज को रिसाइज करके रखा होगा तो जब फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पे हमें बस फोटोज को अपलोड करने हैं, ना कि तब रिसाइज करने वक्त हमारा एक टाइम बच जाता है और जल्दी से, क्योंकि ये फॉर्म का कुछ टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको फिल करना इम्पोर्टेंट है। देन जैसे कि आप देखोगे आगे जो भी आपके फोटोज है उसको आप चूज फाइल करके जिसमें फोल्डर में आपने उसको रखा है उस वहाँ से फोटोज को चूज करके अपलोड करोगे तो आपको ऐसे पिक्चर साइज में आपको ये फोटोज दिखेंगे, या फिर व्यक्ति का सिग्नेचर होगा या थंब प्रिंट होगी उसे हमें सिलेक्ट करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति सिग्नेचर ही करे, अगर बच्चा है उनके थंब प्रिंट भी आप ले सकते हो और उसे अपलोड करके ये इस फॉर्मेट में आपको ये अपलोड पिक्चर दिखेगा। तो जब ये अपलोड नहीं होता तो पिक्चर नहीं दिखता हमें। जब भी आपको पिक्चर दिखेगा दैट मीन्स कि आपका फोटोज सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल्स में आपको ये बात का ध्यान रखना है, तो जो भी आप जिस भी एरिया में रहते हो या फिर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का ही एड्रेस हमें डालना है। बिकॉज क्या क्या होता है कुछ महीने बाद हार्ड कॉपी आपके घर पे कुरियर द्वारा आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कुरियर कहीं मिस डिलीवरी कहीं रॉन्ग एड्रेस पर जाए। तो इस वजह से आपके और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट भी प्रूफ एज अ प्रूफ डालना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना आप कि जहाँ पर आप रहते हो उस वक्त उसी एरिया का एड्रेस हो, उसी बिल्डिंग का। हमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आए हैं उम्मीद में जब हम काम करते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड पर एड्रेस अलग होता है और वो रहते कहीं और जगह पर है। तब हम उन्हें सुझाव देते हैं कि जब आपको आधार कार्ड का एड्रेस आप इजीली चेंज कर सकते हो वेबसाइट से, तो आप अपने आधार कार्ड का पहले एड्रेस चेंज कीजिए, जहाँ पर रहते हो उस एरिया का एड्रेस डालिए, उसके बाद आप यूडीआईडी फॉर्म फिलअप कीजिए, ताकि आपका एड्रेस जो एड्रेस करेक्ट एड्रेस है उसी करेक्ट एड्रेस पर आपका यूडीआईडी कार्ड पोस्ट हो। तो आधार कार्ड पर भी सेम जैसे हमने ऊपर देखा है, इंग्लिश और हिंदी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें हमें एड्रेस फिल करना है, और उसी तरीके से हमें अभी एड्रेस भी रीजनल लैंग्वेज और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्राइमरी लैंग्वेज में फिल करना है। तो यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद आपका जो भी स्टेट है उसको हमें जो ऑप्शन में है हमारे उसे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को भी हमें ऑप्शन में है उसे सिलेक्ट करना है, और देन फिर आपको जो आपके चूज तहसील वगैरह सब डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको चूज करना है। और पिन कोड डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिन कोड डालने के बाद जो भी आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे वो आपके लिस्ट में आएंगे। तो मेक श्योर कि आपका पिन कोड करेक्ट हो जहाँ पर भी आप रहते हो, और उसको पिन कोड जो विलेज वगैरह है वो ऐड करके हमें पिन कोड डालना है। और जो हम एड्रेस दे रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर अभी आधार कार्ड का एज अ एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करेंगे, तो उसको आप चूज कर सकते हो। मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं आप आधार कार्ड, आप वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर आधार कार्ड को अब उसने अपलोड किया तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है, हमें 2 बार सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो
ट्राई कीजिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर होगा वही सेम एड्रेस आपके यूडीआईडी कार्ड पर भी आएगा। फिर आपको यहाँ पर अगेन जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का साइज एंड फोटोज अपलोड करने हैं। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी, उसको हमें अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, वो अपलोड हो रहा है डॉक्यूमेंट। और देन नेक्स्ट एड्रेस आ रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका कोई और है या फिर उसके प्रूफ अलग है तो आप वो अपलोड कर सकते हो और उसके डिटेल्स दे सकते हो। या फिर आप सेम एड्रेस जहाँ पहले रहते हो और वहीं पर रहने वाले हो, सेम एज अबाउ करके भी नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो आप। या और फिर लास्ट आता है एजुकेशनल डिटेल्स, जहाँ पर अगर व्यक्ति का जो भी एजुकेशन है, लेवल है, उस हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर व्यक्ति इलिटरेट है या फिर प्राइमरी स्कूल में है या फिर बच्चा है, जो भी इंफॉर्मेशन हो कि आपको वो अपलोड करनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करने से पहले एक बार हमारे फॉर्म का क्रॉस चेक करना है कि कहीं हमने मिस आउट तो नहीं की है कुछ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जाने से पहले ही आप एडिट कर सकते हो बाद में, बट स्टिल हमारा जो नाम एड्रेस है वो हमें रीचेक करके हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि उन्होंने मदर्स नेम नहीं डाला था, तो उसके लिए उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ा था। वो फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका फॉर्म आगे बढ़ता है और नेक्स्ट स्टेप्स आती है। और देख सकते हो पहले आप जिस फॉर्म पर थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमने फिल किए और वो सक्सेसफुली फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, इस वजह से वहाँ पर ग्रीन कलर चेंज होके आता है। और फिर नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटी से डिटेल्स, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें पूछा जाता है कि डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यस और नो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यू कैन से यस, और उसके लिए आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा उसके डिटेल्स में आपको उसको फॉर्म के अपलोड करना पड़ता है। अगर नो बोलोगे तो आपको नहीं अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर अगर यस बोला आपने तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फोटोज अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपके पास A4 साइज पेपर में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। और उसके जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डे नंबर्स वगैरह है, डेट है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और अगर न्यूली कोई फॉर्म फिल कर रहा है जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, वो नो बोल सकता है, उनके लिए ये वाला पार्ट स्किप्स हो जाता है। और फिर नो बोलने के बाद आपका जो भी डायग्नोसिस होगा, आपके डॉक्टर ने बताया होगा या कुछ, वो आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शन फिल कर सकते हो, जैसे कि किसी को विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर सेरेब्रल पॉल्सी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो वैसे ही जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और नेक्स्ट है डिसेबिलिटी बाय बर्थ है और कब से है, एंड किस पार्ट को अफेक्ट कर रही है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कारण किस पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी को, वो आपको सिलेक्ट करना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और ये जो इंफॉर्मेशन है, हॉस्पिटल टाइप वगैरह, डिसेबिलिटी ड्यू टू, ये अगर आपने नहीं फिल किया तब भी चलेगा, इट्स नॉट मैंडेटरी और ये ऑप्शनल है। तो ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी आप फिल करोगे आपके एरिया का, और फिर वो करके फिर ये फॉर्म फिल करके हमें नेक्स्ट इसमें जाना है। और ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको थर्ड स्टेप ऐसे इस तरीके से दिखाई जाएगी, जहाँ पर आपके एनुअल डिटेल्स मांगेंगे, एनुअल इनकम के डिटेल्स। अगर वो व्यक्ति काम कर रही है तो आप उस व्यक्ति के नाम, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर काम कर रही है तो उनके डिटेल्स दे सकते हो। या फिर अगर
पर्सन विद डिसेबिलिटी के मॉम डैड काम कर रहे हैं तो उनके इनकम डिटेल्स या फिर सिबलिंग के इनकम डिटेल्स देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ऑक्यूपेशन एंड ऑल, एंड आपको रेशन कार्ड का टाइप पूछा जाता है, बीपीएल या एपीएल। जो जिनका इनकम 1 लाख बिलो 1 लाख है उनको बीपीएल कहा जाता है, और जिनका अबाव 1 लाख है उनका एपीएल। तो आप अपने इनकम के हिसाब से आपका रेशन कार्ड का एपीएल बीपीएल क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हो। आपका एनुअल इनकम डालकर आप आगे बढ़ सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। फादर्स एनुअल इनकम, जो भी व्यक्ति घर में कमाता है उस व्यक्ति का एनुअल इनकम डाल के आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने सिलेक्ट किया है एनुअल इनकम। जो भी आपको क्राइटेरिया ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर भी, जो भी आपका इनकम होगा उस हिसाब से आप ऑप्शन से सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइड डिटेल्स। तो जो भी हमारा आइडेंटिटी प्रूफ दिया है हमने, जैसे कि आपने पहले आधार कार्ड दिया होगा तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन आता है जो आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स जो हमने देखा है वहाँ पर, तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड वो सब आ सकता है। एंड अगर आपने पहले जो आइडेंटिटी प्रूफ डाला है वही सिलेक्ट करना है। एंड आधार कार्ड नंबर जो आपका होगा या फिर जो भी एड्रेस प्रूफ दिया है उसका नंबर हमें डालना है। और आप जब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपको ये एग्री है क्या इन्फॉर्मेशन, तो हमें यस करके करना है। और यहाँ पर ये कोड आता है, ई सेंटर कोड होता है जो कि वेबसाइट की तरफ से ही आता है। तो हमें ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर टाइप करना है, अगर कैपिटल स्मॉल। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो लेटर्स है वो कैपिटल है, स्मॉल है, नंबर्स है होते हैं, या फिर आप उस कोड को आप चेंज भी कर सकते हो। ये एरो दिख रहे हैं जो राउंड, और सुनकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कोई के लेटर या कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप उस लेटर्स को सुन भी सकते हो। और आपको चेंज करना हो तो आप ये 2 ऑप्शन से चेंज करने के, जहाँ पर आप इस्तेमाल करके आप देख सकते हो। और ये नंबर डालने के बाद आई हैव एग्री, रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको टिक करके नेक्स्ट फॉर्म आपका प्रोसीड्स करना है। और आप फॉर्म फिलअप करने के बाद उस फॉर्म को एक बार देख भी सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रीव्यू का, जो आपको प्रीव्यू करना हो तो आप प्रीव्यू कर सकते हो। देन आप प्रोसेस करने के बाद आपने जो भी पूरा फॉर्म फिलअप किया है उस फॉर्म का एक बार रिव्यू आएगा। तो आप एक इस तरीके से आपका फॉर्म दिखता है, उसको आप देख सकते हो। कहीं पे आपको लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ईयर में कुछ आपने गलती से कुछ और नंबर ऐड किया है, तो आप एडिट फॉर्म करके नीचे आपको ऑप्शन आता है एडिट एप्लीकेशन और कंफर्म एप्लीकेशन। आपकी अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उसके बारे में आप कंफर्म कर सकते हो। या फिर आपको अगर कुछ एडिटिंग करना है, कुछ नाम में मिस्टेक हुआ होगा या फिर ईयर टाइप नहीं हुआ होगा या फिर ऐसे कोई भी माइनर मिस्टेक हो, तो आप उसको एडिट करके आपके फॉर्म को आगे लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म चेक करोगे एक बार फिर से, जो भी आपका नाम वगैरह है, और अगर आप एडिट करना हो तो इस तरीके से फिर से आपका नाम दिखेगा। और अगेन फिर हमें जब हम एडिट का ऑप्शन में जाते हैं तो हमें फिर से जो लास्ट स्टेप है आइडेंटिफाई डिटेल्स, वहाँ पर हमें फिर से हमारा आधार नंबर ऐड करना पड़ता है। एंड अगेन ये प्रोसेस करनी पड़ती है 4th स्टेप्स। तो इसका ध्यान रखना, जब आप एडिट करोगे तो 4th स्टेप ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी, जो आपको री अगेन फिल करना पड़ सकता है।
और उसके बाद हम जब फॉर्म फिल करते हैं सब इंफॉर्मेशन ऐड करके, तो हमें तो ये स्टेप्स आती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करके उसको टिक करनी है। ये डिस्क्रिप्शन है, चेकआउट लिस्ट है, जहाँ पर आपको यस यस करके सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है और यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये कंफर्मेशन लिस्ट है जो हमें फिल करनी है यस यस बोलकर, और इसको जब आप फिल करोगे तभी फॉर्म आगे जाएगा। तो जब आप यस फील करोगे क्वेश्चन रीड करके एंड फिर कंफर्म एप्लीकेशन, फिर से आपको आएगा। और फिर जब आप कंफर्म एप्लीकेशन जाने के बाद आपका लास्ट स्टेप्स आता है ये, जहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट नंबर भी आता है, जो कि एनरोलमेंट नंबर ये 20 डिजिट्स का होता है। और ये डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसिप्ट, यहाँ पर ये दोनों जो पीडीएफ फॉर्म आए हैं इसे हमें डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें इसी फॉर्म्स को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो भी आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर ये फॉर्म्स की प्रिंट लेके जाना होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये फॉर्म को आप डाउनलोड करके रखिए। हाँ, नो डाउट आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो आपका एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद। तो ये आपका एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, इसका आप फोटो निकाल के रख सकते हो, या फिर जो एसएमएस आया होगा आपको उस एसएमएस को आप संभाल के रखिए। और जब भी हमें आपको ये फॉर्म चाहिए होगा, डाउनलोड करना होगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऐसे दिखेगा, जहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके डिटेल्स आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस फॉर्म पर ऊपर लिखा हुआ होता है स्वावलंबन, एंड जो भी आपके डिटेल्स है, एनरोलमेंट नंबर है, जो एनरोलमेंट नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पूरे प्रोसेस में। आपको इस एनरोलमेंट नंबर को बहुत संभाल के रखना है, इसके वजह से आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक कर सकते हो। और इसका पासवर्ड आप जब आप री लॉगिन या लॉगिन करोगे तब आपको पासवर्ड पूछेंगे। तो जो भी जिस व्यक्ति का आपने फॉर्म फिल किया है उस व्यक्ति की बर्थ डेट डालनी होती है। तो जो भी बर्थ डेट होगी, ईयर होगा, वो आपको फिल करना है, उससे वो आपका पासवर्ड होता है। और लॉगिन आईडी, एनरोलमेंट नंबर तो लॉगिन आईडी आपके पास है, जो कि आपका एनरोलमेंट नंबर एप्लीकेशन नंबर होता है। और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उस हिसाब से आपका ये फॉर्म दिखता है। और देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन में जाके आप अगेन लॉगिन कर सकते हो, आपके फॉर्म को देख सकते हो। आपको कुछ एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ आपको एज अ पासवर्ड, और ये जो कोड दिखेगा जो आपको कोड डालना है और लॉगिन करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म दिखेगा आपका पूरा। और यहाँ पर आप आपके पर्सनल डिटेल्स, प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेंगे आपका जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, आपके एप्लीकेशन को आप ट्रैक भी कर सकते हो। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है इस तरीके से आपके सामने दिखेंगी। और आपका जो फॉर्म फिलअप है वो किया है हमने, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। यस, तो इस तरीके से हमने जो डेमो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको डेमो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो अब हम ले सकते हैं। मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। Great, thanक यू Yeah. सो मच
अश्विनी, एक्चुअली काफी सारे सवाल मैंने सेव करके रखे हैं, so we can go over it. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी जो मैंने चैट पे भी किया है. कि एक पेरेंट ने पूछा था डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे को है तो किस कैटेगरी में पड़ेगा वो इन द फॉर्म. एंड अदिति ने क्लैरिफाई किया है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नीचे आएगा, तो वो ऑप्शन चुनिएगा. दूसरी बात, ये साइट बाइलिंगुअल है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से यू कैन सेलेक्ट एंड टॉगल बिटवीन इंग्लिश हो या हिंदी, तो वो भी नोट कीजिएगा. सो आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. एक था अदिति इज अगर ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो तो फिर भी रजिस्ट्रेशन, I guess the old format of the disability certificate, would it still work ये situation में जहाँ upload करना होगा details UDID form में? Yes, you have to. So if you have a old certificate already, you still have to apply for UDID card and certification. And there's only 2 options जो अश्विनी ने बताया था कि there'll be option if you don't have a disability certificate, you will click no. If you click yes, then they will ask you the certification number from the certificate, from the hard copy of a certificate, and वो आपको अपलोड करने के लिए बोलेगी. जो डॉक्यूमेंट्स हमने 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे कि आधार कार्ड अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, उसके साथ साथ फिर आपको अपनी ओल्ड सर्टिफिकेट का कॉपी भी अपलोड करना होगा. वैसे यस. और अगर यूडीआईडी कार्ड मिल गई हो और गुम गई हो, तो प्रोसेस क्या है रिप्लेसमेंट के लिए? सो जैसे मैंने बताया था कि जो वेबसाइट अश्विनी ने आपको बताया, उसमें राइट साइड कॉर्नर में बहुत से ऑप्शंस है. जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि वही एग्जैक्टली वही ऑप्शंस है कि कार्ड ट्रैक योर लॉस्ट कार्ड या फिर आप फाइल अबाउट योर लॉस्ट कार्ड. तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे आपको जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी क्वेरी को एड्रेस करने के लिए. सो इट्स लाइक ऐसा है कि हमने जो डेमो बताया, आई एम श्योर कि जिन लोगों को यूडीआईडी कार्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, ये उनके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा वो वेबसाइट को देखना भी, या उस वेबसाइट में आप गूगल में कैसे आप वेबसाइट ऐड करते हो, वो भी एक नया स्टेप होगा उनके लिए. पर जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा, वंस यू एक्चुअली स्टार्ट लॉग इन, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. आप वो सर्च भी कर सकते हो बिकॉज स्वावलंबन वेबसाइट में बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है. इवन उन्होंने, अगर आप नोटिस करोगे, जब अश्विनी डेमो दिखा रही थी तो नीचे बहुत नोटिफिकेशन लिख के आ रहे थे कि नो मोर अबाउट द यूडीआईडी कार्ड, या फिर और प्रोविजंस और स्कीम्स के बारे में. तो वो सब ट्रैक किया एप्लीकेशन लॉस कार्ड, उसके बारे में आसानी से आ जाएगा. सो मे बी डेमो के थ्रू थोड़ा देखने में लग रहा हो कि अरे बहुत चीजें इंफॉर्मेशन भरना है. इट्स वेरी सिंपल. बस आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने बच्चे के बारे में, या अगर खुद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहले से अपने साथ रेडी रखिए. आधार कार्ड हो, आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके रखिए. और अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी savvy नहीं है, तो आप किसी और की, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर का हेल्प लीजिए इसको करने के लिए. या आप अगर करीबी साइबर कैफे जा सकते हैं तो आप उनसे आपकी हेल्प ले लीजिए. तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. और अंबिका, जो हम हैंडआउट्स भेजेंगे उसमें जो अश्विनी बता रही थी कि 35 KB साइज ये होना चाहिए, वो सब परसेंटेज वहाँ पे KB वगैरह सब मेंशन किया होगा. सो वो फॉलो करके आप इजीली फिल अप कर सकते हैं. Sure. Yeah, perfect. That sounds good. तो जो भी ईमेल एड्रेसेस आप सबों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान दी हैं हमें, मैं उस ईमेल एड्रेस में सारे हैंडआउट्स भेज दूंगी जो भी अदिति मुझे भेजती हैं. तो ऑल ऑफ यू विल हैव अ कॉपी ऑफ सारे डॉक्यूमेंट्स. अगला सवाल है अदिति, जब स्टेट टू स्टेट कोई मूव करता है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ अप्लाई करें? तो एक एग्जाम्पल है कि ये अभी गांधीनगर में रहती हैं, लेकिन इनका परमानेंट रेजिडेंस एंड ऑफिशियल एड्रेस जो है अहमदाबाद का है. तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ अप्लाई करेंगे? तो अगर वो कहीं और रहती है और एक्चुअल एड्रेस अगर उनका परमानेंट कहाँ का है, अहमदाबाद का, यस, ओके. सो आई थिंक यही है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में फिर आप अपना, जहाँ पे आप नहीं रहते हो वहाँ का सबमिट नहीं करोगे,
आप जहाँ पे अब करंटली रह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हो तो आप वहाँ का एड्रेस प्रूफ सबमिट करोगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट सबमिट करोगे। तो जो भी आप जहाँ पे आप खुद रह रहे हो फिजिकली, जहाँ पे अभी रह रहे हो उसी का आप एड्रेस दो तो आपको हॉस्पिटल भी वहाँ का ही आएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि आधार कार्ड पे जो आप एड्रेस मेंशन करोगे फिर आपको अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, जो विच इज नॉट फिजिबल, क्योंकि आप कहीं Practically, और हाँ। रह रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जहां आप रह रहे हो वहां का कोई प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें। यूजुअली उस कार्ड में, अश्विनी एम आई, आप प्लीज करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, 2 मांगते हैं, एक तो परमानेंट एड्रेस और एक तो आपका रहने वाला एड्रेस, राइट? Current address, तो okay. हाँ, करंट एड्रेस, तो वो दोनों आप फिलअप कर लीजिए। अगर दोनों ही आपका सेम एड्रेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों अलग एड्रेस है तो वो एड्रेस दीजिएगा जहाँ पे आप अभी रहते हो और लंबे समय के लिए रहने वाले, राइट? ठीक है। फॉर मतलब एग्जाम्पल, मैम मैंने ही पूछा था ये सवाल। जी एक्चुअली मैम क्या है कि मेरी बच्ची अभी 1 साल की हुई है, तो मुझे आधार कार्ड उसका तो बनवाना है अभी, बाकी है। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी जी, हाँ आवाज आ रही मैम, है। मेरा हाँ, आधार कार्ड तो बाकी है उसका बनवाना, पर मैं अप्लाई करूंगी तो मेरा आधार कार्ड उस अटैच होगा या मेरी बच्ची का आधार कार्ड अटैच होगा? आपकी बच्ची का आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है, आपकी बच्ची का आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो मेरी क्योंकि बच्ची का आधार कार्ड में मैं अहमदाबाद, वही मुझे क्वेश्चन था कि अहमदाबाद का एड्रेस डालूं या फिर अभी जो मैं रह रही हूँ, मैं कॉलोनी में क्वार्टर्स में रह रही हूँ, तो मैं क्वार्टर्स का एड्रेस डालूं? आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं? अहमदाबाद से कितनी दूर है? वो 40 किलोमीटर्स। मतलब फिर भी कितना आवर्स हुआ अगर 1 एक आवर्स दिन? 1 आवर्स। अच्छा, 1 आवर ही रखता है। तो आई गेस फिर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड पे, उधर उस एड्रेस पे कोई रहता है? नहीं, कोई कोई नहीं रहता, कोई नहीं उधर रहता, बंद है। तो बंद है। आई थिंक आप अभी क्वार्टर में रह रहे हैं, आप अभी का जहाँ पे करंट रह रहे हैं वहां पे ही रखिए आप फिर, ठीक है? तो वहां का आधार ही दे कार्ड दीजिए। में मैं मेरी बच्ची का आधार कार्ड बनवाऊं तो उसमें भी वही आधार एड्रेस कार्ड डालूं? नहीं नहीं नहीं, आधार कार्ड अश्विनी दे नीड टू सेंड अपना उनका परमानेंट एड्रेस वाला ना, जो घर यस एक्चुअल घर यस, है। यस, एक्चुअल आधार, घर पर आधार कार्ड का एड्रेस आएगा, हाँ बिकॉज आपका रेसिडेंशियल परमानेंट एड्रेस अहमदाबाद का होगा ना। ओके। और या फिर आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस आपको डालना है सेकंड स्टेप में। और जो फर्स्ट एड्रेस होगा वहां पर अभी आप रह रहे हो, हाँ हाँ गांधीनगर का एड्रेस। हाँ हाँ। देन जो दूसरा आएगा जहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, आपको अहमदाबाद का ऐड करना है। ओके ओके। क्योंकि इनका कहने का मतलब था प्रियंका कि आधार कार्ड एंड जो परमानेंट एड्रेस तो वो आपका प्रूफ है, वो तो रहेगा ही हाँ। रहेगा, लेकिन अदिति बोल हम्म। रही है सप्लीमेंट कीजिए, एडिशनल एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कीजिए जो रिफ्लेक्ट करता है कि आप अभी कहाँ हो। तो ये हाँ ओके, तो डॉक्यूमेंट उससे अकॉर्डिंग मुझे सिविल हॉस्पिटल या कुछ मिलेगा? यस यस yes, वो यस, मैं बिकॉज टेम्पररी एड्रेस डालूंगी, राइट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा ना मुझे? राइट राइट, बिकॉज क्या होता है ना कि आप अभी गांधीनगर में कितने साल रहने वाले हो, और अभी तो मैं यहाँ पे ही हूँ, गांधीनगर में ही रहूंगी, ऐसा है। हमेशा के लिए हाँ वापस हाँ। अहमदाबाद शिफ्ट नहीं होने वाले हो? नहीं नहीं, नहीं होने वाला है। तो फिर अश्विनी फिर इनका फायदा नहीं, फिर इनको जहाँ पे ये तो हमेशा फिर के लिए, हाँ आपको हाँ आप आपके बच्चे के आधार कार्ड पे जो एड्रेस डालोगे, आप गांधीनगर का ही फिर एड्रेस डालोगे ना। हाँ हाँ हाँ। फिर हाँ, आपको तो वही वही करिए। गांधीनगर का एड्रेस ही आएगा हाँ आपके यूडीआईडी कार्ड पर। यस, ओके ओके। ओके। क्यों? रेजिडेंशियल एड्रेस तो अहमदाबाद गांधीनगर ही होगा ना आगे फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में हम परमानेंट एड्रेस वही, परमानेंट घर तो वहीं पे हाँ, लेने वाले हैं, तो ऐसा फिर है? आप गांधीनगर ही हाँ ऐड जी। कीजिए उसके आधार कार्ड पे, ठीक है? क्योंकि फिर आप, मुझे लगा कि कई बार क्या होता है कि मुंबई में बहुत से पेरेंट्स सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए 2 साल के लिए आते हैं और हाँ वापस से हाँ। अपने होम टाउन चले जाते हैं, या फिर उनका ओके। जो जॉब होता है वो ट्रांसफर 2 साल के लिए ही होता है। तो हाँ इसके लिए हमने कहा कि आप अपना एटलीस्ट आधार कार्ड का एड्रेस फ्लक्चुएट मत करो, पर आप कह रहे हो कि आप अभी गांधीनगर में ही सेटल होने का सोच रहे हो, तो हाँ। बेटर है कि गांधीनगर पे ही आप कर लीजिए, ठीक है? ओके ओके। ओके। और मैं वो जानना चाहती हूँ मैम कि मेरी बच्ची अभी 1 ईयर की है, तो अब भी अप्लाई करूँ आधार कार्ड और वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, कि थोड़ी देर बाद करूँ अप्लाई मैं? आपके ये बच्चे का दूसरा डायग्नोसिस क्या है? सॉरी, आपके बच्चे 21 में ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल है।
डाउन सिंड्रोम, हाँ डाउन डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम, हाँ सो डाउन डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम जो डिसेबिलिटी है वो बाय बर्थ डॉक्टर अक्सर बता देते हैं। तो हाँ बहुत सी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में क्या होता है ना प्रियंका जी, बच्चे को देख के मालूम नहीं पड़ता, वो विजिबल नहीं होती, आंखों से हाँ दिखती यस नहीं सही है। है, तो नजर में नहीं आती। तो हम अक्सर बोलते हैं कि देखिए कि आप 2 साल वेट कीजिए, 3 साल आप बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा, पर डाउन सिंड्रोम बाय बर्थ है। तो आप बना लीजिए, आप अभी से बना ली बना तो लीजिए। मेरा परमानेंट बनेगा या टेम्पररी बनेगा? आपका अभी परमानेंट नहीं बनेगा, टेम्पररी बनेगा, क्योंकि आपकी बच्ची अभी छोटी है, तो आपको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो तब जहाँ आपका जो कार्ड है वो परमानेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है? तो मुझे ओके। रिन्यू रिन्यू कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना होता है? एवरी 5 इयर्स या एवरी 10 सो इयर्स? सो डिपेंडिंग आपकी गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है वो 3 साल से 5 साल के बीच में रहता है। कई बार अभी वो छोटी है, काफी छोटी, तो आपको वापस से 5 साल बाद रिन्यू करना हो, 5 साल के बाद रिन्यू करना होगा। लेकिन मान लो जब वो 13-14 साल की होगी ना, तब वो वापस से एक असेसमेंट करेगी और तब आपको शायद तभी फाइनल भी दे दे, परमानेंट भी दे दे। ठीक है? तो ओके, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, शी जस्ट 1 ईयर, तो वो आपका 5 साल के बाद फिर से रिन्यू होगा। आपका असेसमेंट में रिन्यू किया जाएगा, सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड तो वो ही रहेगा। आपका जो ओके बच्ची का प्रोग्रेस है उसको वो लोग असेस रिन्यू करेंगे। करेंगे, हाँ हाँ हाँ। यस। तो हेलो 40 मैम। से Yeah. मैम One 40 से लेस आता है तो go ahead. डाउन सिंड्रोम में 40 से लेस आता है तो उसका कोई मतलब होता है कि नहीं होता? डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे को है तो वो बाय बर्थ है, तो डेफिनेटली 40 से नीचे नहीं आएगा, 40 तक तो आएगा ही। 40 या उस ओके तो डिपेंड करता है, उसका डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम है, लेकिन अगर उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, अगर वो हाँ ज्यादा हाँ लगता है कि बच्ची को ज्यादा जरूरत है, सीवियर स्टेटस है उसका, कि वो हाँ बिल्कुल भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसको सपोर्ट चाहिए, तो 40 से ऊपर भी आ सकता है। अदरवाइज 40 तक तो आपका आ ही जाएगा। 40 इज लाइक ओके स्टार्टिंग कट ऑफ। या ओके ओके मैम, या थैंक यू मैम। ओके। हेलो मैम। Yeah. हेलो। हाँ जी शीतल, शीतल ये जी। आपका ये रिलेटेड हाँ क्वेश्चन था, हम ऑर्डर में जा रहे हैं, ये रिलेटेड है तो बताइएगा। इसके रिलेटेड था कुछ पूछना आपका? हाँ, तो मुझे ये पूछना है, मेरा बेटा जैसे 8 इयर्स का है तो उसका डेवलपमेंट डिले है, तो जैसे कि थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ी है, उसके बाद में थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम है, तो जो जैसे हम लोग यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं तो हम लोग किस इसमें डालेंगे? अच्छा, हम्म वेरी गुड क्वेश्चन शीतल जी। अश्विनी, आप हम्म चाहते हैं कि मैं ये आंसर लूं, कि आंसर करूं, कि आप करना चाहते हैं? यस अदिति, आई कैन टेक। ओके। सो जैसा कि हमने देखा था डेमो में भी फॉर्म फिल करते वक्त कि वहाँ पर आपको 2 प्रकार के, अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि आपको विजन प्रॉब्लम भी है और जो भी आपकी नेक्स्ट डिसेबिलिटी है, तो आप दोनों इसको टिक करके आगे आपका फॉर्म को ले के जा सकते हो। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हो तो आप भी फॉर्म, मतलब वहाँ पर ऑप्शन है सारी जो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी है वो आपको मेनू में, ड्रॉप डाउन मेनू में दिखेंगी। आप जैसे अच्छा। जैसे नीचे आओगे ना, नीचे क्लिक करते तो आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो जिस प्रकार आपकी जो भी बच्चे की डिसेबिलिटी है आप उसको ले सकते हो। लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है आपको दिखेगी, और वहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपको क्लिक करना होगा, और जो विजन प्रॉब्लम है विजन केस में फिर, तो ये ऐसे प्रकार के आपके 2 प्रकार के डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट हो जाएगा। ओके मैम। और लास्ट ईयर। अश्विनी, जो अश्विनी ने यस, बोला, मैं ऐड करना चाहूंगी हाँ कि बोलिए मैम। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को श्योर नहीं होता कि उनके बच्चों को क्या डायग्नोसिस है। लर्निंग डिसेबिलिटी यस। भी लगती है, या फिर आप बोलते हैं कि बच्चा हाइपर भी है, वो बात भी नहीं करता है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगी कि हम हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि आप अपने नजदीकी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, या किसी भी जो डेवलपमेंट क्षेत्र में मेडिकल प्रोफेशन हो, उनसे जरूर मिलिए। और उनको ये भी आप शेयर कीजिए कि ये आपका हक है जानने का कि उसको क्या डायग्नोसिस है, और आपको ये क्यों जरूरी है जानना, बिकॉज आपको अब यूडीआईडी कार्ड में कैटेगरी फिल अप करनी है।
तो आप Okay. ये जरूर डिस्कस कीजिए। और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बहुत चीजें उसमें ऐड कर देते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी ये है। भी है। अगर श्योर नहीं है तो मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए, बिकॉज फिर हम्म। क्या हो जाएगा ना शीतल जी, आप जब Yes. हॉस्पिटल जाओगे ना असेसमेंट करने, तो वो हाँ, आपको हाँ। बोलेंगे कि आपके बच्चे को तो सिर्फ यही है, आपने इतना क्यों भरा है। तो आप अच्छा। आराम से उसको जानकारी लेके आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ मैम, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो अच्छा है, मतलब जो भी बातें हैं वो मतलब समझ जाता है, ऐसे नहीं है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने उसका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, उन्होंने फिर जैसे हम लोगों को इसके पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जब वहां पर गए थे उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाया था। तो वो उन्होंने कहा था कि आपको एक कार्ड आएगा, तो वो यूडीआईडी कार्ड है या और कुछ है पता नहीं, लेकिन अभी तक वो कार्ड तो हमें आया नहीं। 1 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका स्टेट तुमसर, कौन? महाराष्ट्र, तुमसर, भंडारा तुमसर। डिस्ट्रिक्ट से। आपका सिविल हॉस्पिटल कौन सा है, तुमसर सिविल हॉस्पिटल, या फिर आप इधर और ट्रैवल करते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए? अ, अ, तुमसर में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो जैसे सर्टिफिकेट वगैरह का काम, तो हमें भंडारा डिस्ट्रिक्ट में बनाइए, क्योंकि ये तहसील है, तो हमें भंडारा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है। और आप तब गए थे अपने बच्चे का लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आपने कहा था उनको लर्निंग के लिए चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक तुमसर ओके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे एक टीम आई थी, फिर उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने हम लोगों को बताया एटला, और उन्होंने जो उसका जो आईक्यू है वो 35, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके जरिए पे उन्होंने हम लोगों को उसका आईक्यू 35 बता के फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट हमको 1 मंथ के बाद में दिया था, लेकिन जो कार्ड है वो अभी तक नहीं आया है। ओके। तो आप शीतल जी, पहले तो आप अपने वो हॉस्पिटल पे फिर से कांटेक्ट कीजिए, हो सके तो ओके। सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ कोई फैमिली में से एक जन विजिट करके आओ हॉस्पिटल, क्योंकि अभी हमने ओके। भी उम्मीद से हॉस्पिटल विजिट करना शुरू किया है, बिकॉज नीडेड था। तो आप एक बार जाइए, अगर फोन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप जाइए, ठीक है। और ओके। दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं ना IQ 35 था और लर्निंग डिसेबिलिटी मिला है, तो मुझे थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज अगर IQ का जो परसेंटेज होता है वो 85 अबव होगा तो ही लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो उन्होंने अच्छा। आप चेक कर लीजिए और फिर हमें इंडिविजुअली शीतल जी कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअल बेस पे होंगे, हमें अलग से कांटेक्ट कीजिए। अगर ओके। वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ आपको कॉमन क्वेश्चंस है तो अंबिका वी कैन टेक दैट। Yeah. ओके। ठीक है, थैंक यू शीतल। ओके, थैंक यू मैम। सो एक क्वेश्चन था अबाउट कि अभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया है, आईक्यू टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन while the disability certificate is being processed, can the UDID form, can you also apply for UDID parallelly? उसके बाद UDID शुरू कर सकते हैं क्या? दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग है। yes you can do it. Okay. You can do it, yeah. Okay. Yeah. And also, एक बच्चे का diagnosis is under ADHD. Would it come under, because it doesn't come under the learning disability category, would it qualify for a UDID application? जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, आप थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। एक क्लैरिफिकेशन हम करना चाहेंगे कि आपने अगर आप ध्यान दें तो 21 डिसेबिलिटीज में हमने ADHD मेंशन नहीं किया है। तो ADHD या ओनली अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स 21 डिसेबिलिटीज में रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं। अगर तो इस वजह से आपके बच्चे को आपको कार्ड बनाना जरूरी नहीं है, आपके बच्चे को सिर्फ एक ही कंसेशन मिलेगा, वो है एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम्स के टाइम पे। और अगर आपके बच्चे को कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, यानी कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है और साथ में ADHD है, अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है और ADHD है, तो वो जो प्रोमिनेंट डिसेबिलिटी है जिसका परसेंटेज जिसके फंक्शनिंग से जिसके वजह से बच्चे की फंक्शनिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, उसका सर्टिफिकेट के अनुसार आप UDID कार्ड या कंसेशंस अवेल कर सकते हैं। ADHD ओनली ADHD आपके 21 डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर नहीं आता है। Okay. I'm really sorry to interrupt. I had mentioned this question. When you showed the slide, I saw that ADHD was not mentioned. But due to ADHD, the child cannot write. And as you mentioned, the child will get an extra time to write. That is
that is that he needs a writer. He doesn't Yeah. need an extra time. So will he be granted or this has been disqualified? This has been disqualified. This will be only granted, ma'am. Unfortunately, if the child has slow learner or the child has learning disability and ADHD. So usually when you go to a hospital, you are saying that he has ADHD, he or she has ADHD. The doctor will also assess along with ADHD, the child also has some learning difficulties. So based on the learning difficulties, the certificate will be named as learning disability plus ADHD. So unfortunately, the act doesn't qualify only ADHD as a disability to get concessions in the form of writer or any other support. Yeah, not been considered as of now in 2016 Act. Okay, thank you. But I will but what I can tell you, what we have done in Umeed, we also get such queries from parents that a child with ADHD also needs support. So what they do, they carry Umeed's report with if the child has any other difficulties while writing or need a writer. They go and request to the hospital. So the hospital who is going to assess your child will take a call whether your child needs, extra concession on request or on reassessment. So you can kindly go back to your hospital authorities and speak with them. Try to explain them with the situation. Yeah. Okay, thank you. Does that answer your question, ma'am? Yes, yes, sure. Yes. Sure. Okay. The next question was, what is the minimum age to apply for a disability certificate or UDID? कब से शुरू कर सकते हैं? कोई minimum age है इसके लिए? Ashwini, you want to answer? Ashwini? Okay, sorry. So minimum age as such, ये बहुत tricky question है because कुछ disabilities by birth होती है जो visible होती है. For example, low vision. अगर visual impairment है तो आप अगर by birth है तो वो दिख जाती है. It's quite visible. तो आप visual impairment का जो कोई age नहीं है, आप कभी भी आप उसका certificate बना सकते हो. सिमिलरली डाउन सिंड्रोम, वो भी बाय बर्थ आपको मालूम पड़ जाती है, तो आप उसको एट अर्ली जितना बनाओगे तो अच्छा है. डिसेबिलिटी सच एज ऑटिज्म या फिर अदर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो ज़्यादा विजिबल नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चे जब तक डायग्नोज होते हैं या पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उन्हें कोई डिले है, तब तक 3-4 साल तो वो हो जाते हैं. सो वी बिलीव इन अर्ली इंटरवेंशन. तो जितना जल्दी हो सके आप 3 साल की उम्र आप रख सकते हो अपने माइंड में इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द चाइल्ड्स डायग्नोसिस. पर ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है. आप डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो. वो तभी हो पाएगा जब आप पेरेंट्स इसके बारे में अवेयरनेस रखते हो और आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, देयर आर सम रेड फ्लैग्स जिसकी वजह से मेरे बच्चे को ये डिले फील हो रहा है. हाँ, ओनली लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा अलग है. लर्निंग डिसेबिलिटी का जो एज क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का, वो है 8 years and above. So learning disability is separate from other disabilities. The criteria is separate. Yeah, different. Okay. And Laveen, I just wanted to mention a point कि Cooper Hospital आपके लिस्ट में mention नहीं था मुंबई के, वहाँ होता है क्या? Is the process still sort of in? Yeah. So there's a list of hospitals जो maybe Ambika we could share with you. हमने purposefully इस presentation में वो slide add नहीं किया because हमें लगा कि हमें नहीं पता था कि कौन से states से parents आने वाले. So we try to keep it generic, but we can share that list with you. So the thing is, Cooper Hospital also makes disability certificate. Recently we did a visit to Cooper Hospital. और वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का कंप्लीटली बंद कर दिया है. बिल्कुल बंद है. और ऑल्सो कूपर के जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो थोड़े से फॉल्ट में नजर आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दे माइट रीथिंक अबाउट हैविंग कूपर एज अ वन ऑफ द ऑथराइज्ड हॉस्पिटल टू मेक अ सर्टिफिकेशन. राइट नाउ इट इज शट. उनका अगर शुरू होगा भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस तो जनवरी में शुरू होगा. आई एम गेसिंग दिस पेरेंट जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो मुंबई के हैं, तो डेफिनेटली कूपर जो पेरेंट्स मुंबई के हैं, कूपर हॉस्पिटल प्रोसेस जैन में शुरू होगा मोस्टली. और जो जे हॉस्पिटल वगैरह है उनका प्रोसेस शुरू हो गया है फॉर 10th and 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए.
अगर आपका बच्चा 10th और 12th में है तो आपका मुंबई में हॉस्पिटल में प्रोसेस शुरू हो गया है। कुछ हॉस्पिटल्स में अभी भी बंद है बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको असेसमेंट का करने के लिए परमिशन अब तक नहीं दी है। तो उन हॉस्पिटल्स के लिए हमें एक एडवोकेसी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स को जरूरत है, हॉस्पिटल्स ने अब तक शुरू नहीं किया है। Okay, great. One more question I wanted to ask was actually this came up last time जब हमने Know Your Rights किया था. अगर concessions हमने use करना, if we have to avail concessions for individuals with disability, disability certificate use होगा या UDID use होगा उसे avail करने के लिए? Okay, so Ashwini, please feel free to add. I think we lost you in between. Yeah. So disability certificate is compulsory to avail any concessions. UDID card after 2 years or after 3 years down the line will be asked and compulsory to avail concessions because हम ये फ्यूचर में देख रहे हैं, नियर फ्यूचर में कि धीरे धीरे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन बंद हो जाएगा कंप्लीटली और हम यूडीआईडी कार्ड के बेस पे ही कंसेशंस अवेल करेंगे। राइट नाउ लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। राइट नाउ पैंडेमिक की वजह से बहुत प्रोसेस पीछे चला गया है, इसलिए अभी के लिए आपको कोई भी कंसेशंस अवेल करना है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज इनफ। Okay, super. There were just last 2 more questions and we can wrap up. One is, one parent had asked कि 40% disability cutoff, how do you understand it? What is it? Is it कि IQ के basis पे ये 40% का क्या है? What does that percentage mean? Okay, so this 40% cutoff, like I told, I think in the beginning also that it's a scoring tool which has been only conducted and allowed to conduct by a medical professionals. And we had got this multiple, बहुत बार हमें एक questions मिला है पेरेंट्स से, तो हमने फाइनली अपने जो मुंबई के जेजे हॉस्पिटल है उनसे ये पूछा और उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम होते हैं या फिर जो दूसरी काउंसलिंग टीम होते हैं, साइकोलॉजी टीम होते हैं, साइकियाट्रिस्ट टीम होते हैं, ये सब मिलकर एक टूल यूज करते हैं जिसका जो ओवरऑल परसेंटेज है कट ऑफ 40% आता है। सिर्फ आईक्यू के बेस पे नहीं मिलता, ये आपका ओवरऑल फंक्शनिंग के बेस पे आपको ये 40% मिलता है, विच इंक्लूड्स योर सोशल। अगर बच्चा छोटा है तो सोशल कितना सोशलाइजेशन कर पाता है, कितना शेयरिंग कर पाता है, उसका कॉग्निटिव लेवल उसके एज को मैच करता है कि नहीं करता है, उसका जो उसमें जो आईक्यू आ जाता है ऑफकोर्स, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका प्रोसेसिंग लेवल, तो ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है, चाहे आप उसको सोशल बोलो, फिजिकल ग्रोथ बोलो या कॉग्निटिव ग्रोथ बोलो, ये तीनों को मिलाकर आपका कट ऑफ 40% दिया जाता है। Okay. And this is according to our Indian scale of testing and tools. Right. Yeah. Is there any place this information is available, Aditi, जो आप share कर सकती हैं, जहाँ किसके basis पे, क्योंकि ये हमारे लिए भी it's a very good awareness for everybody also, because it's not very obvious, I must say, क्योंकि मुझे भी काफी it was quite difficult to understand कि किस basis पे ये percentage होता है. So if you can point us to some resource, it would be very useful. Sure. So we don't have a handy resource based on why this cutoff is given 40%, because हमारे पास पे जो information है वो हमारे contacts के वजह से है, contact with JJ और Nair और Sayan. But that's a good thing, Ambika, because we are in the process of collating a document जहाँ पे ये सब चीजें जिसके बारे में awareness नहीं है, this little things, you know, तो हम we will collate this and मैं आपको हम कोशिश करेंगे by end of this year or maybe by Jan we can send you all these details. Yeah, Ashwini, so we'll do that. So वो हम सबको हम एक बनाएगी document जो सबको ही ये काम आ जाएगा to all the states. Wonderful, that will be very useful. Yes. एक last question, this is unrelated to UDID, लेकिन you are the best person to answer, इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ किसी ने guardianship के लिए apply किया था, guardianship certificate, and it's pending approval from the commissioner, लेकिन move नहीं हो रहा है, तो inquiry के लिए अभी करना क्या है? Okay, so last month we had a workshop on legal guardianship जो हमारे 2 speakers ने किया था, चित्रा अय्यर और श्रेया जैन। चित्रा अय्यर और श्रेया जैन वो खुद पेरेंट है जिन्होंने लीगल गार्डियनशिप अप्लाई किया है। सो व्हाट वी विल डू, हम आपको अभी चैट में लिख के देते हैं उनका नंबर,
आप चित्रा अय्यर जी को प्लीज कांटेक्ट कीजिए, पेरेंट्स जिनको लीगल गार्डियनशिप करना है। मैं ब्रीफली बोलना चाहूंगी, लीगल गार्डियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये पैंडेमिक के सिचुएशन में हम सबको सडन चीजों के हमें सडनली बहुत चीजों के लिए हम अनप्रिपेयर्ड थे। तो लीगल गार्डियनशिप या कानूनी देखभाल करता हमारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है, उनके पेरेंट्स को अभी से सोचना बहुत जरूरी है। और चित्रा अय्यर इज अ बेस्ट पर्सन जो आपको लीगल जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में आपको बताएगी। मैं ये ग्रुप में मैं चैट में अभी लिख लेती हूँ। या आई जस्ट गिव द नंबर, यू कैन Sure. कॉन्टैक्ट हर। चित्रा आई एम अय्यर, राइटिंग अदिति। you're writing Ashwini, oh perfect, या ठीक है ठीक Yeah. है। So Mr. Ashok, you can get in touch with the contact that they are providing if you need any. Yes, yes. And in case अगर किसी को वर्कशॉप चाहिए भी लीगल गार्डियनशिप के ऊपर, we might do once again in January. अगर हम so we can collaborate and Ambika, you can refer parents. Yeah, Always, of we course. can We we can can do definitely that. do that. Okay, so I Yes. think we can wrap up. एक सवाल था, parent has said कि they want to get in touch with Ummeed, लेकिन बहुत there's a lot of waiting for appointments. Is there another, what is the way to get in touch with you? So is Okay. email a better way to get in touch with you, Aditi? या सो आई जस्ट अंबिका शेयर हमारा वो स्क्रीन जिसमें हमने उम्मीद का डिटेल्स भी दिया है। आप अगर कोई भी असेसमेंट या थेरेपी रिलेटेड अपॉइंटमेंट चाहिए, वहाँ पे क्लिनिक नंबर है, तो मैं आज शेयर करती हूँ। आप कांटेक्ट करके जो हमारे रिसेप्शन टीम है उनको आप कांटेक्ट करोगे डायरेक्टली, वो ऑपरेटर के पास जाएगा। सी उम्मीद क्लिनिक फैसिलिटी, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं हमें, आप या तो हमें ईमेल कर दीजिए उम्मीद सोशल वर्क टीम पे, Okay. और ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, हम आपको आगे तक पहुंचा सकते हैं इसके बारे में। ठीक Super. है, Great. सो कर सकते हैं। Great. एंड जस्ट गोइंग टू शेयर, एक मिनट, Yeah. एंड आई एम गोइंग टू शेयर आवर नेक्स्ट वर्कशॉप जो होने वाला है। सो प्लीज, ये वर्कशॉप में हम सिर्फ प्रोविजंस और स्कीम्स के बारे में बात करते हैं कि यूडीआईडी कार्ड या सर्टिफिकेशन बनाने के बाद एक्चुअली आप क्या क्या प्रोविजंस ले सकते हैं। तो डू प्लीज रजिस्टर फॉर इट, नो फीस फॉर इट, बट रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे। Sure. आई एम श्योर पेरेंट्स ने अगर क्लिक कर लिया हो पिक्चर, सो मैं हैंडआउट्स का भेजूंगी। एंड देन फॉर्म आपने शेयर किया ना अंबिका सबके साथ। I'm going to do that. So मैं यही request करूंगी, but before I move on to that, मैं ये भी I just want to make a formal announcement. केशव जो मेरे colleague हैं, वो he will just say a few words. First of all, thank you so much Aditi and Ashwini for your time and for patiently answering every question. Really appreciate that a lot. क्योंकि अक्सर all these questions even we wonder कहाँ किससे पूछें हम. So it's really great that we have that we have that a resource available to us. So thank you so much. Sure. I just wanted to make a quick mention that just yesterday on World Disability Day, we have launched our first helpline. So this is our phone number right here. Agar whoever wants to reach out to us, all you need to do is give us a call in addition to emailing us, of course. Lekin please note down kariyega if you ever have to reach out to us with any questions that you have. If there are questions of even reaching out to Aditi, we will direct all the queries to Aditi and Ashwini as well. So so to contact Ummeed, do note down the email address that Aditi has shared. All right. So I think we can wrap it up here. Keshav, आप quickly कुछ बोलना चाहेंगे about how the helpline may be useful? कुछ भी just to wrap things up. हाँ, हेल्पलाइन नंबर हमारा चैट टूल भी पहले से था। मतलब कोई भी पेरेंट्स हो, केयर गिवर हो, या मतलब उन्हें कुछ भी डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग या कोई भी लीगल जानकारी चाहिए हो, तो वो चैट टूल का यूज कर रहे थे। हमारे वेबसाइट पे चैट टूल था जहाँ वो अपनी क्वेरी लिखते थे और वो हम तक पहुँचता है, और वो अभी भी है। इसके साथ ही साथ मतलब और ज़्यादा फैमिलियर और ज़्यादा हैंडी हो, तो हम लोगों ने कल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं, और ये पूरा वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च, इसका नंबर 844-844-8996, जो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से कहीं भी लोग सिर्फ कॉल, मतलब उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे उनका खुद का ही, मतलब वो खुद स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, या उन्हें डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग ये नहीं पता है कि
उनके शहर में कौन से प्रोफेशनल के पास जाना है, उनके बच्चे के साथ क्या कंडीशन हो रही है। कुछ भी अगर उन्हें लगता है कि कुछ दिक्कत है तो वो बस जस्ट एक कॉल करेंगे और वो कॉल हम तक पहुंचेगा ताकि हम उन्हें सही समय पे सही जानकारी दे पाएँ। ये हेल्पलाइन नंबर का पहला और मुख्य लक्ष्य है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी से अफेक्टेड लोग रहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेट वहाँ ना पहुँचे, लेकिन ये नंबर के थ्रू वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें सही रिसोर्स तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू केशव। ओके, सो आई थिंक वी कैन रैप अप, पर जाने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सबको ईमेल करूंगी। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं। अदिति की टीम एट उम्मीद, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आपसे थोड़ी फीडबैक ले लें, और हमको भी समझना है कि कितना यूजफुल रहा और क्या हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। सो मैं ये फॉर्म्स आपको सबको ईमेल कर दूंगी। प्लीज टेक इन, बहुत ही कम टाइम लगेगा, जस्ट प्लीज टेक इन 5 minutes टू फिल द फीडबैक। वो बहुत उम्मीद की टीम और नई दिशा की टीम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा टू डू मोर वेबिनार्स, टू अंडरस्टैंड कैसे आपको हम ज्यादा वी कैन ब्रिंग इंफॉर्मेशन क्लोजर टू यू। सो प्लीज टाइम लीजिएगा टू टेक टू गिव अस योर फीडबैक। मैं वो सबको भेज दूंगी राइट अवे। द सेकंड थिंग इज दिस वेबिनार हैज बीन रिकॉर्डेड। इसकी रिकॉर्डिंग आई विल मेक इट अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अदिति एंड अश्विनी, आपसे भी मैं ये शेयर, आई विल ऑफ कोर्स शेयर इट विद यू। So with that, I think we can wrap up. Yeah, only one thing, Ambika, like you have taken picture, or should we take a picture? Yeah, whoever we is should. left? We should. May I request कि सब लोग 2 मिनट के लिए 2 मिनट भी Yeah. नहीं, 2 सेकंड